वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। सीधे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज डज इंडिया पोजेस? इंडिया में 2.45% हमारे पास वर्ल्ड का लैंड है, 4% वाटर है एंड 16% एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में 4000 क्यूबिक किलोमीटर हमें वाटर मिलता है रेन से। क्यूबिक किलोमीटर यानी कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जितना टोटल वाटर हमें मिलता है। रिवर्स और अंडरग्राउंड सोर्सेस में हमारे पास 1869 क्यूबिक किलोमीटर वाटर। ये जो नंबर्स हैं ये आपको बहुत सारे आंसर्स में आप यूज़ कर पाओगे, तो इनको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 60% वाटर ऐसा है जिसको हम ड्रिंकिंग, फार्मिंग इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो टोटल जो यूजेबल वाटर हमारे पास है वो है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस वाटर रिसोर्सेज। हमारे सरफेस वाटर के मेन सोर्सेस हैं रिवर, लेक, पॉन्ड्स और टैंक्स। In India, there are approximately 10,360 rivers and their tributaries, which are longer than 1.6 kilometer each. इनका जो यूटिलाइजेशन है वो हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। 1869 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल फ्लो है रिवर बेसिन्स में, जहाँ पे रिवर जाके पूरी कलेक्ट होती है, लेकिन इसको पूरा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 32% 690 क्यूबिक किलोमीटर ही हम यूज़ कर पा रहे हैं। इसमें हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल जाती है वाटर अवेलेबिलिटी में। कहीं पे जोग्राफिक कंडीशन के कारण ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहीं पे नहीं है अवेलेबिलिटी। तो हमारा जो इंडिया का 60% टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेस है वो आता है ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा और इनके कैचमेंट एरियाज यानी कि उनके जो बेसिन्स हैं वहाँ से। फिर साउथ की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे भी रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन साउथ इंडियन रिवर्स में काफ़ी अच्छी हार्नेसिंग की गई है, अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं इन वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन्स में उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे हमें ऐसे लिखना है। ग्राउंड वाटर सोर्सेज में हमारे पास है 432 क्यूबिक किलोमीटर वॉल्यूम में वाटर। इसमें भी हमें रीजनल वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैं, साउथ और कुछ साउथ इंडिया के रीजन है जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर। इसमें भी हम अलग से आगे जाके क्वेश्चंस देख रहे होंगे। इसमें भी हमें यहाँ पे भी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल जाती है। ऊपर के जगहों पे बहुत हाई अमाउंट में यूज़ हो रहा है, फिर कुछ एरियाज़ हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में ग्राउंड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। फिर कुछ एरियाज़ हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र जहाँ पे हम मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। अगर इस तरीके से जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसी ही डिमांड हम चलाते रहे और भी ज़्यादा डिमांड अगर बढ़ती चली गई तो हमें दिक्कतें होने लगेंगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर कम होने लगेगा और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती है जब हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रीम में यूज़ करते हैं। वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो दिक्कतें आने लगेंगी। डिस्क्राइब द यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेक्टर्स। सबसे मेन हमारे इंडिया की इकोनॉमी का सेक्टर है एग्रीकल्चर। हमारे 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर कर रही है और ये ट्रेंड काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो हमें इरीगेशन के लिए सिस्टम डेवलप करने पड़े। 5 ईयर प्लान्स में भी हमने इरीगेशन पे काफ़ी फोकस किया है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, भाखड़ा नांगल, हिराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इरीगेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है मेजर एक सेक्टर बनाता है जो जहाँ पे हमारा वाटर जा रहा है। 89% सरफेस वाटर और 92% ग्राउंड वाटर इसी में हमारा लग रहा है। फिर एक सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो यूज़ कर रहा है 2% सरफेस वाटर और 5% ग्राउंड वाटर। फिर आता है डोमेस्टिक सेक्टर जो कि 9% सरफेस वाटर यूज़ कर रहा है और ग्राउंड वाटर कंपैरेटिवली कम यूज़ कर रहा है। तो टोटल हमें देखने को मिला कि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अभी हमें देखने को मिला है इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, डोमेस्टिक सेक्टर में भी अब थोड़ा यूजेज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ये हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर की तरफ। वाई इज डिमांड फॉर वाटर फॉर इरीगेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेज किया जा सकता है, हम पूरे टॉपिक को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बीच में डाला हुआ है क्योंकि टॉपिक से बीच से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इरिगेशन चाहिए क्योंकि स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी होती है रेनफॉल में। स्पेशियल यानी कि जोग्राफिकल वेरिएबिलिटी होती है, टेम्पोरल यानी कि टाइम भी वेराई कर रहा होता है। तो हमें क्या चाहिए कि सिक्योरिटी के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, फिर ड्रॉट प्रोन है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे इरिगेशन हमें चाहिए। विंटर और समर में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ड्राई ही रहता है हमारा रीजन, तो हमें इरिगेशन चाहिए। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बारिश तो अच्छी होती है, वेस्ट बंगाल और बिहार, लेकिन ब्रेक आ गया मानसून में तो फेलियर हो गया, तो हमें इरिगेशन चाहिए।
कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइस हो गया, शुगर केन, जूट, जिनमें आप इरिगेशन फैसिलिटीज के बिना ग्रो नहीं कर सकते। इरिगेशन के बिना आप मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते। और ये भी देखने को मिला जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज होती है वहाँ पे यील्ड अच्छा आता है। HYV सीड्स के लिए आपको इरिगेशन चाहिए। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ जगहों पे सक्सेसफुल रहा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या हुआ, हमने इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करी, इसलिए यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन बढ़ पाया। अगर हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो 85% जो यहाँ का नेट सोन एरिया है वो इरिगेशन के अंडर आता है। यहाँ पे वीट और राइस ग्रो की जा रही है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर हम नंबर्स की बात करें, 76.1% इन पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। तो इरिगेशन के कारण ही इन जगहों पे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्रमोट हो पाया है। तो इसलिए इरिगेशन की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी है, अगर इन रीजन में आपने ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, डिप्लीट होने लगेगा। प्लस ये भी होता है कि ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं, आर्सेनिक के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं। जब आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो ग्राउंड जो वाटर है वो अर्थ के क्रस्ट के साथ कांटेक्ट में आता है और उसके थ्रू फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जो कंपोनेंट्स है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी 3 कॉजेज फॉर डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जैसे कि मैंने बोला, कई बार कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे होंगे, जैसे कि अभी हमने पिछला वाला टॉपिक पढ़ा, उसके पॉइंट्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। वाटर क्वालिटी कम होना यानी कि क्लीनलीनेस ऑफ ए प्योरिटी ऑफ वाटर का डाउनफॉल होना। तो क्यों होता है? सबसे पहले फॉरेन सब्सटेंस उसमें मिल जाते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, केमिकल्स हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, डोमेस्टिक वेस्ट हो, या फिर बाकी कोई कंटेमिनेंट्स हो, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं या फिर वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी खराब करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि हमारे किसी भी फैक्ट्री वगैरह से, किसी भी हाउस प्रोडक्ट से, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, ओशंस, बाकी किसी सोर्स में मिलते हैं तो उनको हार्मफुल करते हैं, उसको इम्प्योर करते हैं। तो ये भी एक्वेटिक लाइफ को भी हरास करता है, हम ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है, इकोसिस्टम्स को भी पूरा अफेक्ट करता है। और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का पॉइंट हमने पिछले ही आंसर में सबसे नीचे देख लिया था, तो वही सेम चीज़, ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन से कंटेमिनेट हो रहा होता है, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन आता है, वाई इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज नेसेसरी, एक्सप्लेन रीजंस। तो सबसे पहला तो कॉमन सा रीज़न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर लिमिटेड है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पर ह्यूमन जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो और कम होती चली जा रही है, तो इसलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन के लिए हमने देख लिया वाटर हमारे लिए एसेंशियल है हमारी इंडिया जैसी इकोनॉमी में, तो उसके लिए भी अगर आप वाटर कंजर्व नहीं करोगे तो आप कैसे ही यूज़ कर पाओगे, तो आप इरिगेट नहीं कर पाओगे, आप एग्रीकल्चर लाइवलीहुड को प्रमोट नहीं कर पाओगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको फ्यूचर में भी डेवलपमेंट करते रहना तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाटर को कंजर्व करके इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। साइड में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। सिंपल से इसी से बेसिस से आप आंसर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन साइड में मैं ऐसे डाल रहा हूँ जो कि मल्टीपल टॉपिक से आ सकते हैं, तो साइड में डाल दिया है क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ लिया है, क्वेश्चन आएगा आप लिख सकेंगे। Explain any 3 factors responsible for depletion of water resources. Examine any 2 legislative measures फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। हो सकता है ये अलग अलग आ जाए, हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आ जाए, दोनों के आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन राइज हो रही है तो उसके कारण भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, हमारे पास पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ भी कर रही हैं प्लस वाटर को इम्प्योर भी कर रही हैं। वो अपना जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, जो वेस्ट मटीरियल होता है, वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हमने देखा कि पंजाब रीजन्स में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट भी हो रहा है प्लस कंटेमिनेशन भी इसमें बढ़ रहा है। अगेन दोनों तरीके से हार्मफुल है। गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हमें ये भी देखने को मिला है कि स्टेप्स इनफेक्टिव हैं और अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किए गए। लेकिन क्या स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, दोनों का काम यही था, लेकिन देखने को हमें क्या मिला कि 251 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई 1997 में रिवर्स और लेक्स के अराउंड, तो अगेन ये ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, ये भी इनफेक्टिव देखने को हमें मिलता है। मेनली फेलियर का रीजंस क्या है, हम अवेयरनेस प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं और जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तब तक हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में नहीं सोच सकते। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए लेकिन उतने अच्छे स्टेप्स नहीं हुए हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। अगर हमें हमारे फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को बचा के रखना है तो हमें वाटर को रिसाइकल और रीयूज करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट वाटर है उसी को हम
कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में कूलिंग के लिए या फिर फायर फाइटिंग के लिए या फिर किसी भी जगह जहाँ पे आपको फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यूटेंसिल्स वगैरह धोते हो, नहाते हो, उसके पानी को आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो। व्हीकल वॉश करने वाले पानी को आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो। एंड हेंस जो ड्रिंकिंग पर्पज़ वाला फ्रेश वाटर है उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिसाइकलिंग इंडिया में बहुत लिमिटेड स्केल पे की जा रही है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि हमारे पास एक बहुत इनॉर्मस स्कोप है फ्यूचर में इसको बढ़ाने के लिए। एग्जामिन द सक्सेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, उसका एक पर्पज़ तो ये है कि आपको अबव ग्राउंड सरफेस वाटर है उसको बचाना है, प्लस जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी आपको बचाना है। और भी काम है, हम नीचे आंसर में देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले तो जो वाटर का रन ऑफ है उसको रोकेंगे, यानी कि वाटर फैलने नहीं देंगे, उसको एक जगह पे कलेक्ट करेंगे ताकि वो ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर सके। क्या होगा जब आप कलेक्ट करोगे थ्रू पर्कुलेशन टैंक्स या फिर रिचार्ज वेल्स, यहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा, धीरे धीरे सोक इन करेगी अर्थ और फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस हैं वो बढ़ने लगेंगे। लेकिन जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ वाटर से रिलेटेड नहीं है, वो हर एक चीज़ से रिलेटेड है। चाहे उस एरिया के लैंड्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो या फिर पीपल हो जो यूज़ करेंगे उस वाटर को, हर एक चीज़ में इसकी हम केयर कर रहे होते हैं। गोल ये है कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं, जितना भी काम आना है वाटर को, सबको हम इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो। गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए। और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट में काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हरियाली एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विच हेल्प्स रूरल कम्युनिटी टू सेव वाटर फॉर जो भी उनके पर्पजेस हैं, ड्रिंकिंग, फार्मिंग, फिशिंग, प्लांटिंग एटसेट्रा। इसके अलावा नीरू मीरू ये भी एक प्रोग्राम है हमारे आंध्र प्रदेश का। अरवरी पानी संसद ये भी काम करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनवाने में। फॉर एग्जांपल पर्कुलेशन टैंक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, चेक डैम्स हो गया जो कि पानी रोकने में काम करते हैं ताकि ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश हम कर सकें, और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन यूज़ किया जाता है। फिर तमिलनाडु का एक अच्छा एग्जांपल है, तमिलनाडु में रूल बनाया गया है कि हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बिना आप हाउसेस वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना है तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो कुछ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं जो कि सक्सेसफुल भी रहे हैं कुछ रीजन्स में, वहाँ के एनवायरनमेंट को बेटर करने में, इकोनॉमी को बूस्ट देने में। लेकिन ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कई जगहों के लिए, ज़्यादातर जगहों के लिए बहुत नए हैं, अभी हम इफेक्टिवली इनको यूज़ नहीं कर पाए, इनसे बेनिफिट नहीं ले पाए। लेकिन अगर हम इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे। एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसका मतलब रेन वाटर को सेव करना अलग अलग पर्पजेस के लिए, एक इनएक्सपेंसिव और हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक स्टेप है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को भी अप करने के लिए। आपने स्टोरेज यूनिट्स बनाए जहाँ पे रेन वाटर है, अगेन ये ग्राउंड वाटर को भी इंक्रीज करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल्स को, क्योंकि यहाँ से पानी सोक इन होगा अंदर। तो इसके लिए हम वेल्स, पिट्स, बोरवेल्स वगैरह बनाते हैं जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये भी होगी कि वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे पर्पजेस के लिए। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश भी होगा। तीसरी चीज़, हम जो अंडरग्राउंड वाटर है जब उसमें ज़्यादा वाटर मिक्स इन होगा तो वहाँ के जो फ्लोराइड है, उसके जो नाइट्रेट्स हैं वो थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। प्लस आपके स्ट्रक्चर्स सॉइल इरोजन को रोकेंगे, फ्लडिंग को रोकेंगे। प्लस कोस्टल एरियाज में बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार सॉल्टी वाटर सीक इन करने लगता है ग्राउंड वाटर में। इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय हम स्ट्रक्चर्स बना के जो कि ग्राउंड वाटर को रिफिल कर रहे होंगे और हम फ्रेश वाटर वहाँ पे ऐड इन कर रहे होंगे। हमें देखने को मिला कि कई जगहों पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंडिया में यूज़ करना चालू कर दिया है। फॉर एग्जांपल राजस्थान एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे कुंड और टंका वगैरह बनाए जाते हैं हाउसेस में रेन वाटर प्रिजर्वेशन के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है इस फील्ड में, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में इसका यूजेज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा स्टार्ट ही हो रहा है आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट। तो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो हैं वो अभी कर नहीं रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ अंडरग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव है, एक बेटर ऑल्टरनेटिव है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो जब हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देंगे तो उससे एक और चीज़ क्या होगी कि आपका एनर्जी भी सेव होगा। आपने हार्वेस्टिंग करी, अंडरग्राउंड वाटर बढ़ा दिया, तो एक चीज़ तो ये हुई कि आपको ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हुई कि जो अंडरग्राउंड वाटर है अब वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा पंप नहीं करना पड़ेगा, ईजिली वो बाहर आ रहा होगा। अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे करते हैं, बोरवेल्स वगैरह से पंप्स के थ्रू पानी को खींचते हैं नीचे से, तो वो भी आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दिया है बेटर मेथड्स के थ्रू। तो हमारे वो
दो स्टेट्स जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब काफ़ी बड़े स्केल पे की जाने लग रही है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं है। जो साइड में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ऐसे हैं कि इनका जो आंसर आप पहले जितने हमने इतने सारे आंसर देख लिए उनका मिला के आप कर रहे होगे। हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, कंजर्वेशन के हमने पॉइंट देख लिए हैं, अवेलेबिलिटी के हमने पॉइंट देख लिए हैं कि कैसे डिक्लाइन हो रही है, तो सब के बेसिस से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको अलग से साइड में डाल दिया है। डिस्क्राइब एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। सबसे पहले तो इसका काम क्या है, इसने प्रायोरिटाइज किया कि हम किस तरीके से वाटर को एलोकेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंस दी गई ड्रिंकिंग वाटर को, फिर इरिगेशन, फिर हाइड्रो पावर, नेविगेशन और लास्ट में इंडस्ट्रियल एंड बाकी पर्पजेस। फिर इसमें हमें इनोवेटिव अप्रोचेस भी देखने को मिल जाती हैं। जो इरिगेशन और मल्टीपर्पजेस प्रोजेक्ट है उनमें से भी बोला गया कि आपको ड्रिंकिंग वाटर को जहाँ से भी आप अवेलेबल करा सकते हो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी कराओ। और सबसे टॉप प्रायोरिटी इसी चीज़ को दी गई कि पीपल को और एनिमल को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। फिर मेजर्स लिए जाएं वाटर को कंट्रोल करने के और रेगुलेट करने के। जो ग्राउंड वाटर एक्सेस में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो कहीं पे भी ना हो। इसके बाद जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है उसका क्वालिटी असेसमेंट किया जाए। फेज्ड प्लान यानी कि सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्लान्स बनाए जाएं ताकि वाटर क्वालिटी को हम बेटर कर सकें। अगला पॉइंट है कि एफिशिएंसी जो है हमारे वाटर यूजेज की उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स करना चाहिए, प्लस एजुकेशन के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू, इंसेंटिव्स और डिसेंटिव्स के थ्रू हमें जो वाटर की कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करना चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स हमारे नेशनल पॉलिसी वाटर पॉलिसी ऑफ 2002 के। अगला क्वेश्चन आता है जल क्रांति अभियान पे आपको नोट लिखना है। तो पहला हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमें उसको प्रिजर्व करना। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बता दिया है, तो ब्रीफली मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्स है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एग्जासरबेट हो रहा है ये प्रॉब्लम। जो वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो और बढ़ती चली जा रही है। और इंडिया में तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर को कंजर्व करें और ऐसे जल क्रांति अभियान जैसे प्रोग्राम्स लेके आए। तो ये लॉन्च हुआ 2015-16 में। इसके बाद क्या किया गया, इंडिया में ट्रेडिशनली ही वाटर को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। तो जल क्रांति अभियान का मेन पर्पस यही था, एम यही था कि लोकल बॉडीज, एनजीओज और सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाए और अवेयरनेस बढ़ाई जाए वाटर प्रिजर्वेशन के लिए। तो सबसे पहले तो सिलेक्टिंग वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज, 672 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उन सब में एक विलेज को असेस किया जाए कि भाई यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, जिसको बोला गया जलग्राम। फिर आइडेंटिफाइंग मॉडल कमांड एरियाज, ये 1000 हेक्टेयर्स के अप्रॉक्सीमेटली वो एरियाज हैं जहाँ पे हम अच्छे से वाटर को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या मेघालय। ये वो मॉडल एरियाज हैं जहाँ पे हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं वाटर को। थर्ड है एड्रेसिंग पोल्यूशन इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। वाटर कंजर्वेशन बढ़ाया जाए, आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड बढ़ाया जाए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन कम किया जाए, उसका एक्सट्रैक्शन कम किया जाए, प्लस आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाए जाए ताकि जब हम ग्राउंड वाटर ड्रॉ करते हैं तो उसमें आर्सेनिक ज़्यादा मिक्स इन ना हो। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया एट्सेट्रा। तो ये है हमारे जल क्रांति अभियान के पूरे एम्स। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर इन इंडिया, ये हम बहुत बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं हेडिंग बता के आगे बढ़ रहा हूँ। अलग से क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि पहले हमने आंसर्स के बीच में इसको देखा था, अलग से इसका क्वेश्चन नहीं था। लो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत कम अवेलेबल है, कहीं पे फ्लड आ जा रहे हैं। How do human beings pollute water through industrial and agricultural activities? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या है, मेन हमारे जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं वो है लेदर, पल्प एंड पेपर, जो हमारे प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री। ये लोग क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो भी इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर बॉडीज़ में मिक्स कर देते हैं, टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं, केमिकल्स और मेटल पार्टिकल्स ये भी वाटर बॉडीज, रिवर्स वगैरह में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ को पूरा ख़राब कर रहे हैं। उनके जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो हमारे मरीन लाइफ स्टाइल है उसको पूरा डिसरप्ट कर रहे हैं। और हमने हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट्स पूरे देख लिए हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ख़त्म किया जा रहा है और पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो सॉइल के थ्रू हमारे वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। आर्सेनिक का एग्जांपल हमने देख लिया, फ्लोराइड का एग्जांपल हमने देख लिया, जो कि ग्राउंड वाटर ड्रॉ करने के लिए, जो कि एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा है, उसके कारण ग्राउंड वाटर को पूरा ख़त्म किया जा रहा है और ख़राब किया जा रहा है। It is said that the water resources in India have been depleting very fast. Discuss the factors responsible for the depletion of water in India.
तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्विंडलिंग, यानी कि श्रिंक होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लस पॉल्यूशन का हमने देख लिया, पॉल्यूशन हो रहा है डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू। और एग्जाम्पल भी हम पहले ही देख चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इस चैप्टर में थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिपीट हैं, उसका पर्पस यही है कि आपको पता चल जाए कि कैसे टॉपिक के बीच से भी कई बार क्वेश्चन अलग से पूछ लिए जाते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो हमने देख ही लिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यहाँ पे ये टारगेट एरिया था ग्रीन रेवोल्यूशन को, यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोडक्शन बढ़ा ही इसलिए क्योंकि हमने एग्रीकल्चर बढ़ाया। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए जा रहे थे वो वाटर इंटेंसिव थे बहुत ज़्यादा, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के क्रॉप्स, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का बहुत ओवर यूटिलाइजेशन हुआ और जिसके कारण इन जगहों पे ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। Discuss the availability of water resources in the country and the factors determine its spatial distribution. Spatial distribution यानी कि जो geographical distribution है overland, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस आंसर का जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है ये हमने पहले ही अलग अलग आंसर्स में डिस्कस पूरा कर लिया है, सेम नंबर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है थर्ड, लगून्स। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वो रीजन्स है जहाँ पे हमारे पास लगून्स और लेक्स के उसमें हमारे पास वाटर बॉडीज हैं। वैसे लगून्स क्या होते हैं, मान लेते हैं एक ओशन है, ओशन में यहाँ पे एक ऐसा बैरियर बन गया है जहाँ पे एक शैलो वाटर बॉडी बन रही है जिसको हम बोलते हैं एक लगून। लेक्स क्या होते हैं, मान लेते हैं हमारे पास लैंड है, लैंड के बीच में लेक्स ऐसे डेवलप हो सकते हैं, लेकिन लगून्स क्या होते हैं जो कि ओशन या फिर सी के पास में ही होते हैं। तो ये भी हमें एक वाटर बॉडी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ये पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। होपफुली आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।